नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन कौशल क्या, ये आपका तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने जो है पहले दो वीडियो में पाठ्यक्रम और जीवन कौशल के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया है। तो जो लोग जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए और वहां पर चीजों को समझ लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं WHO के द्वारा जो डिसाइड किए गए 10 जीवन कौशल हैं, उन कौशलों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आइए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा, जीवन कौशल जो छात्रों के जीवन के लिए अति आवश्यक है, कैसे वो जो है अपनी भावी चुनौतियों का सामना करेगा, उन सभी के विषय में WHO ने कुछ 10 कौशल, जीवन कौशल सुझाए हैं। उसमें से कौन कौन से हैं? पहला जो है आपका वो है समानुभूति। क्या है आपका? समानुभूति। फिर इसके बाद समस्या समाधान। तीसरा, निर्णय क्षमता। चौथा, रचनात्मक या सृजनात्मक सोच। पांचवा, तनाव प्रबंधन। छठवां, स्वजागरूकता। सातवां, अंतर्वैयक्तिक संबंध। आठवां, प्रभावी संप्रेषण। नौवां, आलोचनात्मक चिंतन। और 10वां, भावनाओं का प्रबंधन। तो जीवन कौशल ये सभी जो है WHO के द्वारा सुझाए गए हैं, जिससे जो है छात्र अपने भावी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। अब इसमें से जो है आपके याद रखने वाले सभी जीवन कौशल 10 रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको रटना है। अब इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा WHO द्वारा सुझाए गए जीवन कौशल नहीं है। तो जब आपको ये 10 याद रहेंगे तो आप आसानी से इसमें टिक कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। अब इसमें भी कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। कैसे नहीं ज्यादा सोचना है? जैसे जब हम लोग कोई कार्य करने जाते हैं, तो कार्य में क्या आती है? समस्या। तो समस्या का हम लोग क्या करते हैं? समाधान। हम लोग क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान करते हैं। समाधान करके एक निर्णय लेते हैं कि हाँ, ये इस कार्य को इस तरीके से करना है। और इन सभी में क्या रटे रटाई चीजें को ध्यान रखना होता है? नहीं, उसमें हम नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अर्थात रचनात्मक करते हैं, अर्थात रचना करते हैं। और इस समस्या से क्या होता है? तनाव होता है। तो इससे क्या होता है? तनाव प्रबंधन भी हम लोग सीखते हैं। और अगर इस तरीके से अगर कोई समस्या भविष्य में आएगी, तो स्वजागरूकता के तहत हम उसको हैंडल कर ले जाएंगे, समस्या का समाधान कर ले जाएंगे। अब इस समस्या में क्या होता है कि अगर किसी की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसमें हम किसी की हेल्प मांगते हैं। तो हेल्प कब मांग सकते हैं? जब दूसरे व्यक्ति से हमारा क्या होगा? परिचय होगा। दूसरे व्यक्ति से क्या होगा? हमारा व्यवहार होगा। तो यही आ गया आपका क्या? अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया। और ये अंतर्वैयक्तिक संबंध कब प्रभावी होगा? जब आप अच्छी तरीके से प्रभावी संप्रेषण अर्थात बोलना जानते हैं कि कैसे, कब, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ये जानते हैं, वही आपका प्रभावी संप्रेषण हो गया। आलोचनात्मक चिंतन, जब हम ये समस्या समाधान कर रहे होते हैं, तो उसके लाभ और हानि के विकल्पों का क्या करते हैं? उसमें जो है चयन करते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा इसको किया जाना चाहिए, इसको नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी हानि होगी। तो ये आपका क्या हो गया? सही और गलत के बीच में जो है एक तरीके से विश्लेषण करना, वो आपका क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक चिंतन। और कभी कभी क्या होता है कि उस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो हम क्या होते हैं? बहुत भावुक होने लगते हैं कि अरे अब नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत समस्या है। हम लोग जो है उसमें डिप्रेशन में कुछ लोग जाने लगते हैं कि अब क्या होगा भाई, एग्जाम आने वाला, अब हम कैसे करें, समस्या है। तो वो समस्याओं का क्या हो जाएगा? उस पर हमको प्रबंधन भी इसमें सीखने को मिलता है। अब इसी से अगर कोई व्यक्ति क्या है? दुखी है, तो उसके प्रति हम क्या करते हैं? समानुभूति रखते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि WHO के द्वारा जो है कितने जीवन कौशल दिए गए? तो WHO के द्वारा कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? 10 जीवन कौशल दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा WHO द्वारा सुझाए गए 10 जीवन कौशल में से एक नहीं है? ठीक है, तो ये आपके दो प्रश्न इसमें याद रखना है, और इससे संभावना भी ज्यादा रहती है कि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए, अब एक एक करके जो है हम सभी 10 जीवन कौशलों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, आपका जो है पहला जीवन कौशल है वो है आपका समानुभूति। क्या है आपका? समानुभूति। अब दो चीजें होती है, एक सहानुभूति होती है और एक आपका समानुभूति होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, समान में समानुभूति में आपका एक शब्द जुड़ा हुआ है, समान। क्या जुड़ा हुआ है? समान। अर्थात अगला व्यक्ति
कैसे वो सोच रहा है, किस तरीके से उसके जो है दर्द है, उसको उसी समान क्या है समझना, उसी को उसी समान समझना या अनुभूति करना, वही आपका क्या कहलाएगा समानुभूति। अर्थात यहाँ पर यह है कि अपने आप को उस व्यक्ति के सिचुएशन में बैठ कर देखना है कि वो व्यक्ति वो कैसा फील कर रहा है, वही यह क्या हो जाएगा आपका समानुभूति हो जाएगा। और एक होता है सहानुभूति, अर्थात उसको जो है कष्ट या पीड़ा या जो भी है उसके प्रति दया का भाव रखना, वो हमारा क्या हो जाएगा सहानुभूति हो जाएगा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे समानुभूति और सहानुभूति में। समानुभूति में व्यक्ति जो है अपने आप को उसके सिचुएशन में बैठकर देखता है कि वो कैसा फील कर रहा होगा, तो हमारा हो गया समानुभूति। उस व्यक्ति को कष्ट या दर्द है, दुख है, तो उसके प्रति दया का भाव हम दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा सहानुभूति हो जाएगा। तो यही चीज इसमें आपको विशेष ध्यान देखना है कि समानुभूति सहानुभूति में यही अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ जो प्रमुख तत्व हैं, इसके प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं हम लोग। समानुभूति के प्रमुख तत्व क्या है? दूसरे की भावनाओं को समझना, अर्थात आप समानुभूति कब कर पाएंगे? वो व्यक्ति किस तरीके से सोच रहा है, उस व्यक्ति किस तरीके से समझ रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, उनकी भावनाओं को समझना। और ये कब हो पाएगा? जब आप उसकी चीजों को ध्यानपूर्वक आप क्या करेंगे, सुनेंगे, जो बता रहा है क्या दिक्कत है, और उसके बाद संवेदनशील व्यवहार करेंगे, ना कि हम उसे जो है हंसी मजाक की तरह लेंगे। अगर वो व्यक्ति गंभीर है तो आपको वहां पर हंसी ठिठोली नहीं करनी है, आपको गंभीर रहना होगा। सहयोग एवं समर्थन देना, अर्थात वो बच्चा दुखी है, अर्थात उसको दिक्कत है, तो उसके साथ सहयोग की भावना रखना और कहना कि हम आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा, उसको एक तरीके से अंदर पॉजिटिव फील आएगा कि हाँ ये अगला व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, तो ये सहयोग की भावना। फिर इसके बाद दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकारना। अब क्या होता है, कभी कभी हम अपने ईगो के आगे या जो अपनी सोच के आगे दूसरे की जो है दृष्टिकोण को हम नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा के दृष्टिकोण क्या है, वो क्या से सोच रहा है और किस सोच के कारण वो दुखी है, उसको स्वीकारना। तो क्या हो जाएंगे, समानुभूति के प्रमुख तत्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे, अभी आगे हम चलकर हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरीके से प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। अगला जो है आपका समानुभूति के महत्व क्या है। अब इसका महत्व जीवन में, छात्रों के जीवन में इसका महत्व क्या है? इससे क्या होगा, अच्छे संबंधों का क्या होगा, निर्माण होगा, अर्थात अच्छे संबंध बनेंगे। संघर्ष की भावना करने में क्या होगा, मदद करेगा। फिर इसके बाद सहयोग की भावना बढ़ेगी और सामाजिक समायोजन बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही आ जाती है कि इसका जो है जीवन कौशल की भूमिका क्या है, अर्थात समानुभूति का जो है जीवन कौशल में क्या भूमिका है। तो इससे क्या होते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध मजबूत होते हैं। अब कैसे मजबूत होते हैं ये भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर अगले व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है, अब इस अगले व्यक्ति को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, अब उसकी समस्या को हम क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी समस्या को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, उसकी समस्याओं को जो है हम ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या करेगा, अब बच्चा आपसे बातें करेगा या अपनी समस्याओं को आपसे साझा करेगा? नहीं साझा करेगा। वो तो कहेगा अरे ये तो जो है मतलबी है, ये जो है किसी की बात नहीं सुनने वाला है, क्या ही इससे बोला जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके जो आपसी संबंध क्या हो जाएंगे, कमजोर होंगे, उससे लोग नहीं जुड़ना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, अभी कुछ भी कहा तो सीरियसली बात कहा तो उसको लगेगा वो हंसी मजाक सोचने लगेगा। तो यही चीजें क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध में मजबूत करता है। तो जब हम दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक संबंध मजबूत होगा। और इससे क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण, अर्थात हम अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरीके से करने लगेंगे और सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ती है। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना कि जो है समानुभूति से क्या होगा, महत्वपूर्ण कि सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ती है। अब इसमें आ सकता है कि बच्चों के अंदर सामाजिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्व, कौन सा जीवन कौशल सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा, समानुभूति हो जाएगा। ठीक है, अगला है नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। अब कैसे नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसको क्या दर्द है, उसकी बातों को आगे तक पहुंचाने का कार्य यदि आप करेंगे तो अगला व्यक्ति आपसे उम्मीद रखेगा कि नहीं, हमें इनके पास जाना चाहिए, हमारी बातों को आगे लेकर जाएंगे या हमारी बातों को सुनेंगे।
तो इससे क्या होगा, एक तरीके से नेतृत्व की भावना जागृत होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कौशल की तरफ। अगला कौशल है आपका समस्या समाधान, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौशल है क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी आते हैं और इससे अच्छे खासे जो है क्वेश्चन देखने को विभिन्न परीक्षाओं में मिले भी हैं। समस्या समाधान का तात्पर्य यही है कि अपनी क्षमताओं के आधार पर किसी समस्या का हल ढूंढना, वही आपका क्या कहलाएगा, समस्या समाधान कहलाएगा। अब इस समस्या समाधान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला कि समस्या समाधान कैसे किया जाए, तो कैसे किया जाए, तो देखिएगा यहाँ पर यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसके लिए देखिएगा समस्या समाधान के लिए जरूरी कौन सा है, तो रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए। कैसा, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन। रचनात्मक मतलब हो गया रचना, देखिएगा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। रचनात्मक का मतलब हो गया रचना करना, अर्थात अपनी तरफ से किसी चीज का हल निकालना। ठीक है ना, ये आपका कैसा हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। आलोचनात्मक कोई विश्लेषण करना, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें ये क्या इस पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इससे अगर हम इस फार्मूले को लागू करेंगे तो क्या आगे जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा आलोचनात्मक में। तो अब इसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखने वाली बात है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए, अर्थात समस्या समाधान के चरण कौन कौन से हैं। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता है और कहा देता है कि इस समस्या समाधान के चरणों का कौन सा क्रम सही है। चलिए अब देख लेते हैं समस्या समाधान के चरण कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि समस्या क्या है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि आपको दिक्कत क्या है। क्लियर, आपको दिक्कत क्या है, तभी तो वो दवा देगा उसी के आधार पर। अब आप बताते हैं फला फला यहाँ दिक्कत है, वहां दिक्कत है, इस इतने दिनों से बुखार है या ये चीज हमको काटा हुआ है, आप अपनी पूरी समस्या डॉक्टर से कहते हैं। अब समस्या का निरूपण अर्थात उसको क्या करेगा, वो परिभाषित करेगा, अच्छा ये दिक्कत है इसका मतलब ये हो सकता है। तो अब यहाँ पर उसको क्या करेगा, कारणों को समझने का प्रयास करेगा कि ये जो समस्या आई है वो किस कारण आई है। यही हो गया समस्या का निरूपण, अर्थात समस्या को परिभाषित करना, अर्थात समस्या के कारण को समझना। अगला कौन सा चरण, उपलक्ष्यों का निर्धारण करना। उपलक्ष्यों का मतलब हो गया छोटे छोटे लक्ष्य के माध्यम से उसको कैसे हल किया जाएगा इसका निर्धारण करना, कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इससे ये करेंगे तभी होगा, इससे ये करेंगे तब ये होगा। तो क्या हो जाएगा, ये उपलक्ष्यों का निर्धारण। अब उस उपलक्ष्यों के निर्धारण के द्वारा हम क्या करेंगे, उससे संबंधित क्या करेंगे, सूचना इकट्ठा करेंगे। उससे संबंधित क्या करेंगे, सूचना इकट्ठा करेंगे, और उस सूचना इकट्ठा करने के बाद उसके विकल्पों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। उसके विकल्पों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, और उसका जो प्रतिफल आएगा या जो परिणाम आएगा उसका फिर मूल्यांकन करेंगे, और लास्ट में उसको अप्लाई करेंगे और पुनः उसको प्रभाषित करेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, समस्या समाधान के चरण। अब ये आपको कठिन लग रहा होगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये चीजें आपको शायद और अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर है इस समस्या की पहचान करना, कारणों का विश्लेषण करना, किस कारण ये समस्या आई है, कोई उपाय चुनना, उपाय चुनने के बाद उपाय को लागू करना, और मूल्यांकन समाधान का मूल्यांकन करना। आई होप आप इतने चीजें अगर समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा, आप इसी के आधार पर अपनी समझ विकसित करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि एक अच्छे समस्या समाधानकर्ता की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं देख लेते हैं। पहला, धैर्य। अब कोई चीज समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर रहे हो उसमें नहीं समस्या का हल हो रहा तो हम परेशान हो लेंगे, नहीं, धैर्य पूर्वक उस समस्या का हल करना पड़ेगा। तार्किक सोच, हमको वहां पर तर्क वितर्क करके रहना पड़ेगा। रचनात्मक सोच, निर्णय क्षमता, और आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, जरूर निकालेंगे। निर्णय, अब कोई भी विकल्प आ गया जिसमें दो विकल्प हैं और दोनों में जो है आपको लाभ दिख रहा है तो उसमें से एक पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम किसका जो है विकल्प का प्रयोग करें, किस विकल्प का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों इसमें लाभकारी हैं। तो वही आपका क्या हो जाएगा, निर्णय। और आपको तत्काल कुछ निर्णय क्या होते हैं, आपको तत्काल लेने होते हैं। ये आपके समस्या अच्छे समस्या समाधानकर्ता के रूप में ये सारी चीजें होनी चाहिए। धैर्य,
तार्किक सोच, रचनात्मकता, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास। आगे बढ़ते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक के रूप में है कि समस्या समाधान जो होता है वो समस्या की पहचान, विकल्पों का विश्लेषण और सर्वोत्तम विकल्प का चयन। ये आपके जो है एक शॉर्ट तरीके से है। अब इसमें आप अच्छी तरीके से और चीजों को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर चरण जो है पहचान नहीं, पहचान होगा जी। पहचान समस्या को समझना, विश्लेषण मतलब कारण को ढूंढना, विकल्प का मतलब उपाय सोचना, मूल्यांकन का मतलब लाभ हानि देखना, चयन का मतलब सर्वोत्तम उपाय का चयन करना, क्रियान्वयन का मतलब उपाय को लागू करना। अब यहाँ पर भी आ सकता है, ये भी देखिए मैंने इतनी सारी चीजों को यहाँ पर क्यों लिखा है। मैं इसलिए लिखा हूं कि यहाँ पर कोई मायने नहीं है कि हूबहू वही सारी चीजें पूछी जाएं। हूबहू कोई मायने नहीं है कि वही सारी चीजें आपसे पूछी जाएं। अब आपसे ये वाली भी चीजें आ सकती हैं, और ये खासकर इसको आपको ध्यान रखना है कि पहचान हो गया, विश्लेषण हो गया, विकल्प हो गया, मूल्यांकन हो गया, चयन हो गया, क्रियान्वयन हो गया। अब आपसे इसमें से एक चीज पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें से एक चीज आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका समस्या समाधान का चरण नहीं है। तो आप जब इन चीजों को शॉर्टली याद रखेंगे तो आप उसमें आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब समस्या समाधान का जो है जीवन कौशल में क्या भूमिका है इसको भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा, निर्णय लेना आसान हो जाएगा, तनाव प्रबंधन बेहतर होगा, रचनात्मक चिंतन विकसित होगा, व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बनेगा और सामाजिक समायोजन में सहायता मिलेगी। तो ये भी आपका से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है समस्या समाधान का जीवन कौशल में क्या भूमिका है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। अगला जो है आपका जीवन कौशल है वो आपका निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब ये हो गया कि किसी समस्या या परिस्थिति में उपलब्ध विकल्पों मूल्यांकन करके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका क्या होगा, निर्णय लेना कहलाता है। अब इसमें क्या करता है ये जो कौशल है कि विभिन्न विकल्पों में से उचित, तर्कसंगत और लाभदायक विकल्प चुनने की क्षमता का क्या करेगा, विकास करेगा। अब हम कैसे निर्णय लेंगे, उस निर्णय के कौन कौन से चरण होंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक अच्छे निर्णय की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, अर्थात उस निर्णय में क्या क्या चीजें हम लोग शामिल करते हैं। पहला, तर्कसंगत, अर्थात सोच समझ कर निर्णय लिया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात आप वहां पर सोचिए नहीं कि अगर ये हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसका लाभ और हानि क्या होने वाला है, अर्थात तर्कसंगत सोच होनी चाहिए। वास्तविक अर्थात परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप परिस्थिति की विकल्प आप विपरीत जब करेंगे तो वहां पर वो खुद ही आपके लिए क्या हो जाएगी, एक समस्या हो जाएगी, अर्थात आप अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप लोग जो ज्यादातर क्रिकेट देखने वाले लोग हैं उसमें देखिए यहाँ पर यही सारी चीजें आती हैं कि वहां पर तर्क अर्थात सोच समझ के अगर बैटिंग कोई कर रहा है तो वो सोच समझ कर कि हाँ इसको हमको इतनी तेजी के साथ खेलना है कि हम आगे चल के उस टारगेट को अचीव कर लें। अगर कोई बैट्समैन सेट हो गया है तो वहां पर हम ऐसे बॉलर को इंट्रोड्यूस करें जो अच्छा एक तरीके से गेंद फेंक रहा है। ठीक है, तो वो वहां पर क्या हो गया, परिस्थिति के अनुसार हम लोग उसमें अब देख रहे हैं कि ये बॉलर जो है बराबर जो है बीट करा रहा है, आउट कर सकता है, माहौल बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसी को ही बॉलिंग देंगे। अगर उसके विपरीत हम दूसरे वाले को देंगे कि हाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से खेला तो बैट्समैन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये हो गया परिस्थिति के अनुसार चयन हो गया। फिर इसके बाद जिम्मेदारी, अर्थात परिणामों को ध्यान में रखकर इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उचित समय पर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो है उसका परिणाम रिजल्ट आ गया फिर उसके बाद जो है आप निर्णय लेने जा रहे हैं, नहीं, परिणाम आने से पूर्व आपको उसका निर्णय ले लेना होगा। इसके बाद जो है लाभकारी, सकारात्मक परिणाम देने वाला होना चाहिए। तो यही चीजें आपके जो है अच्छे जो है निर्णय की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन से, आपका वास्तविकता, जिम्मेदारी, समय, लाभकारी और तर्कसंगत, यही आपके अच्छे निर्णय की क्या हो जाएंगे, विशेषताएं हो जाएंगी। अब देखिएगा आगे जो है आपका निर्णय लेने के चरण। तो निर्णय लेने के चरण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके समस्या समाधान है बस उसी तरीके से ये भी है, आपके निर्णय में भी ये चीजें सेम है, तो कोई दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। पहला यही है, देखिए यहाँ पर है समस्या या परिस्थिति को समझना, अर्थात जो समस्या आई हुई है उसकी परिस्थिति को समझना, अर्थात समस्या की पहचान करना, वही हो गया ना। फिर इसके बाद उपलब्ध विकल्पों का
की पहचान करना, अर्थात इस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से विकल्प उपस्थित हैं, इसकी क्या करना, पहचान करना। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन में क्या होते हैं, आपके 4 विकल्प दिए होते हैं और उन 4 विकल्पों में से आप चयन करते हैं कि इस क्वेश्चन का हल कौन सा होगा, ठीक है ना। वही आपका क्या हो गया, उपलब्ध विकल्पों का पहचान करना। फिर प्रत्येक विकल्प के विश्लेषण करना, अर्थात आप जो 4 विकल्प दिए जाते हैं उन सभी का विश्लेषण करते हैं। हाँ, ये विकल्प ए है तो ये विकल्प ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो वही हो गया। और इसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के बाद वही आपका क्या होगा, निर्णय को लागू करना, अर्थात आपने चुन लिया कि हाँ ये तर्क संगत है, ये इस विकल्प जो है ये इस क्वेश्चन पे फिट बैठ रहा है, यही हमारा विकल्प उत्तर होगा। तो ये हो गया निर्णय को लागू करना। और इसके बाद परिणामों की समीक्षा करना, जब आप आते हैं तो देखते हैं कि हाँ हम जो निर्णय लिए थे वो क्या था, वो सही था। तो वो भी जो आप समस्या, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जो पेपर आप दे रहे हैं, तो वो भी आप निर्णय ले रहे हैं, वहां पर तत्काल आप निर्णय ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि नहीं अब क्वेश्चन को बाद में करेंगे, जब बाद में करेंगे तो पता लगता है कि जो घंटी लगने वाली है हमारा समय ओवर होने वाला है, तो वहां पर आपका निर्णय लेना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं काश हम पहले निर्णय ले होते कि इस क्वेश्चन को हम हल कर लिए होते, ठीक है ना। तो चीजें वही हैं जो समस्या समाधान के चरण में आप लोग लागू करते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगला जो है आपका प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण का मतलब यहीं पर है कि अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, संदेशों और सही समझने और उचित तरीके से दूसरों तक पहुंचाने की जो क्षमता होती है वही आपका क्या हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण हो जाएगा। और ये जीवन कौशल का क्या होता है, सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। अब देखिएगा प्रभावी संप्रेषण की विशेषता, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी आता है और इसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें देखिए याद रखिएगा कि प्रभावी संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। स्पष्टता, अर्थात जो संदेश हम भेज रहे हैं वो आपके दो अर्थी वाले ना हो, अर्थात जो भी चीजें हों वो स्पष्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एक चीज है, जब आप छात्रों से कहते हैं कुछ काम कर लाना, अब कुछ काम कर लाना का मतलब ये नहीं समझ पाएंगे बच्चे कि हमको कौन सा काम करना है और कितना काम करना है, तो क्या हो गया, ये स्पष्टता नहीं है। अब आगे आपने कह दिया कि अध्याय 1 के सभी प्रश्नों को आप सभी लोग घर से कराना। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्पष्टता हो गया, लेकिन अस्पष्टता ये भी नहीं है कि कौन सा विषय। अब इसके लिए और क्लैरिटी होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर का सभी प्रश्न आप सभी हल करके कल आएंगे। अब ये क्या हो गया, स्पष्ट संदेश हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अस्पष्टता का मतलब यही हो गया कि जो भी चीजें कहें वो उसमें चीजें स्पष्ट हो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। सक्रिय श्रवण करता होना चाहिए, अर्थात जो भी चीजें कही जा रही है उसको ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति हिंदी समझ रहा है अच्छी तरीके से और उसके सामने अंग्रेजी जब बोलेंगे तो क्या वो चीजों को समझ पाएगा, वो तो कहेगा पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, नहीं समझेगा ना। तो यही है कि आपको उचित भाषा का प्रयोग करना होगा, अर्थात जैसा देश वैसा भेष, आपको वैसी भाषा चुननी पड़ेगी। सही माध्यम, अर्थात वो कौन सा माध्यम होगा, अर्थात सही समय, स्थान और माध्यम का चयन करना होगा, ठीक है। और प्रतिक्रिया प्राप्त करना, अर्थात आप जो कहे हैं उसका फीडबैक भी लेना, ये आपका क्या हो गया, जीवन कौशल के जो प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत चीजें आती हैं ये आपकी विशेषताएं होंगी। इसके बाद इसका जीवन कौशल में क्या महत्व, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो जीवन कौशल में आपसी समझ में संबंध बेहतर होते हैं, विचारों का आदान प्रदान प्रभावी होता है, बिल्कुल ठीक है। गलत फहमियों की कमी कम होती है। अब जब हम प्रभावी संप्रेषण करेंगे वहां पर चीजें जो है छिपी नहीं रहेंगी, तो वहां पर क्या होंगी, गलत फहमियां कम होंगी। आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है और शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग भी में भी आपका कौन सा आता है, आपका प्रभावी संप्रेषण आता है। समस्या समाधान भी है रहेगा और आपका निर्णय क्षमता भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है तनाव प्रबंधन। अब तनाव प्रबंधन का मतलब आप सीधे सीधे बस इतने लीजिएगा, चीजें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे हमारे सामने क्या है, हमारे सामने समस्या है कि सुपर टेट में जो है जीवन की कौशल कहाँ से हम पढ़ें। अब हमारे लिए क्या आ गई समस्या, अब हम देख क्या पा रहे हैं कि कहीं भी अच्छे से कोई कंटेंट नहीं बता रहा है, न या नहीं मिल पा रहा है, ना ही किताबों से चीजों को हमको पढ़ के चीजें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो अब इससे क्या होगा, अंदर धीरे धीरे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा।
तनाव बढ़ने का मतलब यही हुआ कि हम उस चीजों के प्रति परेशान होने लगेंगे, ये समस्या कैसे हल होगी, दिन रात उसी में हम डूबे रहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तनाव। अब इन तनाव से को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या सारी चीजें जरूरी हैं, उनका जो है तो तनाव को पहचाने, अर्थात हमारे जो है अंदर जो तनाव है, किस चीज को लेकर दुविधा बनी हुई है, अभी तक वो चीजें जो है मन अशांत रह रहा है, वो कारण क्या है। तो वही समस्या समाधान में चले जाइए आप फिर कि उसकी पहचान करना, अर्थात किस कारण तनाव है, समय का सही प्रबंध करना, अर्थात आप यदि नहीं पढ़ा, जैसे आपके पास 14 विषय हैं, अब जब 14 आपके विषय हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा समय आपको सभी को देना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि आप किसी विषय को ज्यादा समय दे रहे हैं, किसी विषय को कम समय दे रहे हैं, और अगला विषय जिसको कम समय दे रहे हो कमजोर होता जा रहा है, तो आपको सही समय का क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। और नियमित व्यायाम, अर्थात जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारा मन क्या रहेगा, शांत रहेगा, और चीजों को अच्छी तरीके से शांत मन से सोचने की क्षमता का विकास होगा। और हमेशा कोई भी परिस्थिति आए, हमेशा क्या रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। और कभी इस तरीके से जब चीजें हों तो गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करना चाहिए, और अपनी भावनाओं को जो है समझकर उसको शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके हो जाएंगे तनाव प्रबंधन। अब तनाव प्रबंधन इसीलिए जरूरी है कि व्यक्ति बालक के अंदर जो डर होता है, जो भय होता है, जिसके कारण वो हमेशा सोच में डूबा रहता है, अन्य चीजें नहीं सोच पाता, वही आपका क्या हो जाएगा, तनाव प्रबंधन हो जाएगा। और कैसे दूर करना है ये सारी चीजें। अगले जीवन कौशल की तरफ बढ़ते हैं, आत्म जागरूकता। अब देखिएगा, आत्म जागरूकता हर जीवन कौशल के लिए सब एक तरीके से हम कह सकते हैं न्यू बेस है। आत्म जागरूकता का मतलब यही हो गया कि स्वयं के विचारों, भावनाओं, क्षमताओं, कमजोरियों, रुचियों और मूल्यों की पहचानने की समझ की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, आत्म जागरूकता। अर्थात आप छोटी सी बात ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो है प्लस पॉइंट, अर्थात आपकी जो क्षमता क्या है, आप अपनी क्षमता के पहचान कर और उसके आधार पर आप कार्य करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आत्म जागरूकता हो जाएगा। ठीक है ना, आत्म जागरूकता का मतलब यही है। और आत्म जागरूकता से लाभ क्या होता है, तो लाभ होता है क्या, स्वयं को बेहतर अर्थात समझने में मदद मिलती है। भावनाओं का क्या रहता है, नियंत्रण आप कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं, इतने हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्यों इतना ज्यादा डरना है, इतनी कोई बड़ी समस्या है भी नहीं, फिर हम डर क्यों रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, आत्म जागरूकता होगी, और इससे क्या होगा, हमारी भावनाओं पर भी क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा, और इससे आत्मविश्वास होगा। आप जब जागरूक नहीं, हम पढ़े हैं, कोई क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेडेक नहीं है, चलेंगे मस्त होकर पेपर देंगे, तो वो हो जाएगा क्या, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उचित निर्णय लेने में क्या होगी, सहायता होगी। लक्ष्य निर्धारण में क्या होगी, सहायता होगा। और समस्या समाधान में भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये हो गया आत्म जागरूकता। अब बस आप समझ इतने से समझे रहिएगा कि स्वयं की भावनाओं, क्षमताओं, रुचियों आदि की जो है समझ है, आज की पहचान करना, वही आपका स्व जागरूकता हो गया। और उस आधार पर अपने कार्यों का क्रियान्वयन करना, वही आपका हो जाएगा, इससे संबंधित जीवन कौशल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब हो गया कि आपका अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या आप कैसे अपनी एक दूसरे व्यक्ति से मित्रता स्थापित करते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक संबंध। और अंतर्वैयक्तिक संबंध, अब यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध अर्थात अब इसमें लोग सोचने लगते हैं ये क्या है। तो ये आप समझ रहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक समझ, सहयोग, सम्मान और संवाद पर आधारित संबंध को अंतर्वैयक्तिक संबंध कहते हैं। अर्थात जो आप दूसरों के साथ समझ, सहयोग, सम्मान और संवाद के आधार पर जो आप बातचीत क्रिएट करते हैं, जिससे अगला व्यक्ति आपसे जुड़ता है, वही आपका क्या रहेगा, अंतर्वैयक्तिक संबंध। इससे लाभ क्या होगा, सामाजिक समायोजन में सहायता मिलेगी। जैसे आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं और संवाद स्थापित करते हैं ना, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहना है, हमको उपचार भी करते हैं, कुछ एक दो लोगों से बातचीत भी करते हैं कि फला सामान कहाँ मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बातचीत करते करते क्या होता है, अपने आप को उस सामाजिक माहौल में आप अपने आप को ढाल ले जाते हैं। तो आप और अच्छी तरीके से आप कब और ढाल पाएंगे, जब आपके कुछ दोस्त बनेंगे। अन्यथा आप जब नई जगह गए होंगे, या जब भी आप बाहर पढ़ाई करने के लिए गए होंगे, तो कुछ दिनों तक आप परेशान होते थे। क्यों, क्योंकि आपके कोई सहपाठी नहीं था, आपका कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। और जैसे आप धीरे धीरे अपने जो है प्रभावी कम संप्रेषण, या अर्थात प्रभावी जो है बोलने की क्षमता से आप क्या करते हैं, दूसरे के साथ व्यवहार बनाते हैं, आपके
दूसरों के साथ आप जुड़ते हैं तो धीरे 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 क्या होती है, आपस में मित्रता बढ़ती है और इस तरीके से उस समाज में आप ढलना सीख जाते हैं। सहयोग एवं टीम वर्क की भावना का विकास होता है, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ता है, तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। और लास्ट, कार्यस्थल, परिवार और समाज में बेहतर संबंध स्थापित होते हैं। और अंतर व्यक्तिगत संबंध को बेहतर बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो कैसे? ध्यानपूर्वक चीजों, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए, स्पष्ट, शिष्ट और सकारात्मक संवाद करना चाहिए, दूसरे के सम्मान करें और उनकी भावनाओं को महत्व दें, सहयोग करें और टीम भावना का के साथ कार्य करें, ईमानदारी, विश्वास और संवेदनशील, ये आपके अंतर व्यक्तिगत संबंध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जब व्यावसायिक आचरण या नीति में यहाँ भी ये चीजें लागू होंगी, तो ये आप चीज याद रखिएगा कि किसी भी अंतर व्यक्तिगत संबंध के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ईमानदारी, विश्वसनीय और संवेदनशील बने रहना चाहिए। ठीक है ना, ये आपके जो है आत्मविश्वास के लिए अंतर व्यक्तिगत संबंध के लिए जरूरी है। अगला है आपका रचनात्मक सोच या सृजनात्मक सोच। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रचनात्मक या सृजनात्मक सोच है क्या? तो रचनात्मक में देखिए एक चीज जुड़ी हुई है, रचना अर्थात स्वयं से नई चीजों का निर्माण करना, वही आपका क्या कहलाएगा? रचनात्मक या सृजनात्मक सोच कहलाएगा। अब देखिएगा, रचनात्मक या सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बस ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पहला, ये देखिए आपसे पूछा जाता है, लचीलापन होता है, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलन करना, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें अपने आप को ढालना, वही आपका क्या हो जाएगा? लचीलापन हो जाएगा। समस्या समाधान, अर्थात समस्याओं को नए समाधान की खोज करना। नवीनता, देखिए सृजनात्मकता में हमेशा क्या पाई जाती है? नवीनता पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, समस्या समाधान छिपा रहता है, कल्पना शक्ति होती है, रचना तभी आप कर पाएंगे जब आपकी कल्पना शक्ति अधिक होगी, जिज्ञासा होगा कि ये चीज कैसे है, उसके बारे में आप सोचते हैं उसको कैसे निकाला जाए, ये सारी, और क्या होगी? मौलिकता होगी, अर्थात अलग और विशिष्ट ढंग से आप सोच पा रहे होंगे। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सृजनात्मक या रचनात्मक सोच के कौन कौन से तत्व हैं या विशेषताएं, तो यही आपको याद रखना है। मौलिकता हो गया, कल्पनाशीलता हो गया, जिज्ञासा हो गया, नवीनता हो गया, लचीलापन हो गया और समस्या समाधान। ठीक है ना? और इससे जो है लाभ क्या है, जीवन कौशल में इसके लाभ क्या है, भूमिका क्या है? नवाचार और नवीन समाधान खोजने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से करने में सहायक होता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की भावना बढ़ती है और व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवन में सफलता मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो जीवन कौशल है वो आपका आलोचनात्मक सोच। अब आलोचनात्मक सोच का तात्पर्य यही है कि तर्कपूर्ण विश्लेषण करके सही निर्णय लेने की प्रक्रिया, अर्थात किसी जो है सूचना या विचार को जो का तर्कपूर्ण, क्या चीज? तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण निर्णय निष्कर्ष निकालकर आलोचना और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगी। अब आलोचनात्मक चिंतन में क्या क्या चीजें होती हैं इस प्रक्रिया में? तो पहला, समस्या क्या को समझना, प्रश्न करना कि समस्या क्यों है, जानकारी इकट्ठा करना अर्थात तथ्यों, कारणों और तार्किक चीजों की परखें, फिर इसके बाद मूल्यांकन करें कि जो विकल्प हम चुने उसमें क्या लाभ है, क्या हानि है, निष्कर्ष निकालें और इसके बाद निर्णय लें। तो यही हो गया कि आपके आलोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। अब यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन के उपाय क्या हैं, अर्थात कैसे विकसित किया जाए? तो विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों को पढ़ें और समझें। अब यहाँ पर यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि बच्चों के अंदर विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है, वो आपके रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को। हमेशा क्यों, कैसे और क्या होगा इत्यादि प्रश्न पूछे रहने चाहिए, अर्थात व्यक्ति बालक जो है इस चीजों को पूछता तो उसकी जिज्ञासा को शांत करे। ठीक है ना? किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर ले, अर्थात आप देखे होंगे बीच में भ्रामक चीजें चलने लगेंगी, भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी। क्या किसी आयोग के द्वारा यह कहा गया भर्ती नहीं आएगी? अब हम उसी इधर उधर की बातों को सुनकर हम उसको सत्यता के स्वीकार कर लें कि नहीं भर्ती नहीं आएगी। अगर भर्ती आएगी भी तो मान लेते हैं चलिए ठीक है उतनी बड़ी भर्ती नहीं आएगी, लेकिन 11,000 की भर्ती तो आएगी आएगी। और 11,000 की भर्ती आएगी तो आपको कितना समय मिलेगा करने के लिए?
हालांकि इसका जो है एक विश्लेषण हम कर रहे हैं। अब आपको एक जल्दी से वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए कि आपको अगर सुपर टेट आता है तो कितना समय मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमने एनालाइज किया है तो उसमें बहुत कम कम समय मिले हैं। तो एक सेपरेट वीडियो में इसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि किसी भी सूचना को स्वीकार, उसकी सत्यता की स्वीकार करने से पहले उसकी चीज़ों को सोच लीजिए कि ये चीज़ें आई तो आई क्यों। अगर ये व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं। फिर इसके बाद चर्चा, वाद विवाद और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा और अपने विचारों का तर्क और प्रमाण के साथ समर्थन करें। अगर आप अपने विचारों को सत्य हैं, आप तर्कपूर्ण बात करते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए, बच्चे के इन बातों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट देखते हैं, लास्ट है आपका अंतिम जीवन कौशल, भावनाओं का प्रबंधन। भावनाओं का प्रबंधन यही है कि आपके अंदर जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। जैसे बालक क्रोध, भय, दुख, उत्साह, निराशा आदि भावनाओं से क्या है, संतुलन करने में समस्या होती है। तो यही चीजें जीवन कौशल के अंदर यही चीजें सिखाई जाती है कि इन चीजों को हमको कैसे लीजिएगा। अब देखिएगा ये चीजें क्यों जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए आपका ये क्या है, तनाव प्रबंधन, भावनाओं का प्रबंधन जरूरी है। इससे क्या होगी, एकाग्रता की समझ बढ़ेगी, संबंध में मधुरता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। और कैसे करें, देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से हैं। भावनाओं की पहचान करें, क्या है कि हमारे अंदर डर है, कि क्रोध है, कि भय है, कि निराशा है, क्या है। फिर गहरी सी सांसें लें, फिर अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करें और समय पर निर्णय लें और हमेशा सकारात्मक रहें। इस तरीके से आपके ये जरूरी है। तो आपसे एक प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि भावनाओं का प्रबंधन किसके लिए ज्यादा जरूरी है, या बालक के जीवन कौशल के लिए जरूरी क्यों। तो यही सारी चीजें हैं कि वो हमेशा क्या रह सके, सकारात्मक रह सके, क्या रह सके, सकारात्मक रह सके, सही निर्णय ले सके और अपनी मानसिक स्वास्थ्य उसका क्या रहे, सही रहे, इससे एकाग्रता बनी रहे। इसीलिए आपके भावनाओं का क्या है, प्रबंधन जरूरी है। तो ये आपके जो है WHO द्वारा सुझाए गए 10 जीवन कौशल हैं। इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लिए होंगे आप लोग, और इन चीजों को आप सभी के ही नोट्स बना लीजिए। हालांकि इसका जो है PDF नोट्स आपको जो है टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दिग्जाम टेलीग्राम चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको इसका जो ये वाला PDF मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा, जिसको जो है आप 1-2 पेज में आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप इसको इन चीज़ों को जो है आप कराएंगे तो बहुत सारे पेजेस निकलेंगे। तो उसके लिए मैं जो है आप लोगों के लिए पैदल PDF बनाया हुआ हूँ, उसमें आप लोग अच्छे से प्रिंट करा सकते हैं। तो आइए अब हम इन चीज़ों पर आधारित 1-2 कुछ प्रश्न हैं कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपसे आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि जीवन कौशल की अवधारणा को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाली संस्था कौन सी है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 10 जीवन कौशल किसके द्वारा सुझाए गए हैं, WHO के द्वारा सुझाए गए हैं। तो इस जीवन कौशल को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया, WHO ने बनाया। अब WHO के अनुसार कौन सी जीवन कौशल की संख्या कितनी है। तो WHO ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं, तो आपकी संख्या ध्यान रखिएगा कितने तय हैं, 10। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल नहीं है। तो WHO द्वारा जो सुझाए गए 10 जीवन कौशल में से एक देखना पड़ेगा कौन सा जीवन कौशल नहीं है। समानुभूति, बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा। निर्णय लेना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। समस्या समाधान, ये भी पढ़ा। लेकिन स्मृति जो है शक्ति कहीं आया आपका, नहीं आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि स्मृति जो है शक्ति, ये आपके जीवन कौशल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कौशल का संबंध नवीन विचार उत्पन्न करने से है। और नवीन विचार कब आएगा, जब आपके अंदर क्या होगी, रचनात्मक सोच होगी, अर्थात सृजनात्मक सोच होगी, तभी आपके नवीन विचार आएंगे, ठीक है ना। तो रचनात्मकता, तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हालांकि वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन इस एक ही वीडियो में बनाना ये जरूरी भी था। तो ये आप लोग अच्छे से चीजों को पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अन्यथा नए नोट्स बनाना है तो इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम पर मैं दे दे रहा हूँ, आप उसको प्रिंट करा के आप चीज़ों को पढ़ लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और अगला जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका व्यवसायिक आचरण और नीति।
तो चलिए फिर मुलाकात होती है अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।